आज फिर एक क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर हूं मैं आपका दोस्त सौरभ मिश्र। आज हम बात करने वाले हैं सीतापुर के सिंह फैमिली केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से। यहीं पर रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, पल्हापुर। तारीख थी 11 मई 2024 की। सुबह के 5:15 बजे, 5 बजे के आसपास का टाइम था। यहाँ गांव में एक महिला थी, अमरावती सिंह। इनकी डेली इसी टाइम उठकर बाहर टहलने की आदत थी। जब इन्होंने 5 बजे के आसपास जगकर बाहर निकलने के लिए घर का मेन दरवाजा खोला, उसी टाइम इनका भतीजा या देवर का छोटा बेटा अजीत सिंह भागकर इनके दरवाजे के पास आ गया। उसने रोते हुए और कांपते हुए कहा कि ताई जी, सब कुछ खत्म हो गया है। अनुराग ने सबको मार डाला। अनुराग अजीत के बड़े भाई थे। उनका घर ताऊ जी के घर के पड़ोस में ही था। अजीत की बात सुनकर ताई जी तुरंत भागकर अनुराग के घर पर पहुंची। वहां पर देखा कि घर के सामने 3 बच्चे, जो कि अनुराग के बच्चे थे, 2 बेटियां, 12 साल की आरना, 9 साल की आशवी और एक बेटा 4 साल का आद्विक। यह तीनों घर के सामने वाले एरिया में खून में लहूलुहान पड़े हुए हैं। इन तीनों बच्चों को देखते ही ताई जी बदहवास होकर जमीन पर गिर जाती हैं। चीख पुकार मचता है। आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। अजीत भी बेतहाशा रो रहा था और कह रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। अब 3 बच्चे बाहर पड़े हैं तो घर के बाकी लोग कहां पर होंगे, और यह बच्चे यहां बाहर आए कैसे? अजीत ने बताया कि अनुराग ने इन बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया है। अब कुछ लोग दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश किए। अंदर एक कमरे में अनुराग का खून में लथपथ शव पड़ा हुआ था। दूसरे वाले कमरे में उसकी और अजीत की मां सावित्री देवी का शव था। उनके सर से भी खून प्रवाहित हो रहा था। अब अनुराग की पत्नी और तीनों बच्चों की मां प्रियंका कहां पर है? लोग उसको ढूंढते हुए ऊपर वाले छत पर पहुंचे। यहां एक खाट पर प्रियंका का भी शव पड़ा हुआ था। मतलब एक घर में 6-6 लोगों का कत्ल हो चुका था। 6-6 शव पड़े हुए थे। 3 शव जो कि बच्चों के थे, वह घर के बाहर पड़े थे। 2 शव ग्राउंड फ्लोर के 2 अलग अलग रूम में थे और एक शव छत पर था। गांव भर में हड़कंप मच जाता है। तुरंत ही लोगों ने पुलिस को कॉल किया। इस परिवार के रिश्तेदारों को भी कॉल लगाना शुरू कर दिया गया। इसी बीच प्रभाकर नामक व्यक्ति ने देखा कि तीनों बच्चों में से 2 बच्चे, छोटी बेटी और बेटा, जीवित लग रहे हैं। इनकी उंगलियां कांप रही हैं, सांसें हल्की हल्की चल रही हैं। फौरन ही प्रभाकर दोनों बच्चों को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे तैसे गाड़ी का इंतजाम किया जाता है। इसी दौरान प्रियंका के भाई यानी बच्चों के मामा जी भी अपनी कार से यहां पर पहुंचे। आगे करीब 20 किलोमीटर जाने के बाद बेटी आशवी ने दम तोड़ दिया। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के बाहर बेटे आद्विक ने भी दम तोड़ दिया, आखिरी सांस ली। गांव वालों के अनुसार 45 मिनटों के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। इसी टाइम बच्चों को हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया था। पुलिस घर का मंजर देखकर हैरान रह जाती है। इस घर में उस टाइम टोटल 7 लोग मौजूद थे, जिनमें से 6 लोगों का कत्ल हो गया। आखिरी वही बचे थे अजीत सिंह, जो कि अनुराग के छोटे बड़े भाई थे। यही चश्मदीद गवाह भी थे। इन्होंने पुलिस को सारी घटना के बारे में बताया और सारी वजह भी बताई। इनके बड़े भाई अनुराग एक नंबर के नशेड़ी थे। बहुत ज्यादा शराब पिया करते थे और सबसे झगड़ा करते थे। इनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। कल रात को वह हमेशा की तरह घर पर नशे में आए और अजीत से झगड़ा किया। काफी झगड़ा होने के बाद अजीत तंग आकर अपने रूम में चले जाते हैं। अब आगे अनुराग अपनी पत्नी यानी भाभी प्रियंका से झगड़ा करने लगे। अब भोर में 2:30 के आसपास अजीत ने गोली की आवाज सुनी। यह अपने रूम से बाहर निकलकर देखने के लिए आए। आवाज ऊपर छत से आई थी। इन्होंने देखा कि भाई अनुराग ने भाभी पर बंदूक से गोली दाग दी है। यह देखकर अजीत डर जाते हैं और भागकर अपने रूम में आ गए और दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद अजीत ने फिर से एक और गोली चलने की आवाज सुनी। थोड़ी देर के बाद एक और आवाज सुनी। इसी दौरान सुबह के 5 बज चुके थे। जब सब कुछ शांत हुआ तो अजीत तुरंत भागकर अपने ताऊ जी के घर पर जाते हैं और ताई जी को सब कुछ बताया। अजीत का कहना था कि भाई अनुराग ने मेरी मां, अपनी पत्नी और तीनों बच्चों का कत्ल करके खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने भी अजीत के बयान को अपनी थ्योरी बना ली। गांव वालों का भी कहना था कि अनुराग एक नशेड़ी था, अक्सर ही नशा करता था और अपने परिवार से झगड़ा करता था। अनुराग के ताऊजी आरपी सिंह के अनुसार वह इतना शराब पीने लगा था कि उसकी 2 बार तबीयत भी खराब हो गई थी। उसको 2 बार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। झगड़े की वजह से एक बार वह जेल में भी बंद रहा था। ताऊ जी ने बाद में उसको जाकर जेल से छुड़ाया।
गांव भर का माहौल उसने खराब कर रखा था। अनुराग के पिता थे वीरेंद्र सिंह, जो कि एक प्रतिष्ठित किसान थे। इन्हें सरकार द्वारा सम्मान भी प्राप्त हो चुका था। इनकी 2023 में किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी। जितनी इंफॉर्मेशन मीडिया के सामने है उसके अनुसार वीरेंद्र के 2 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़े बेटे थे अनुराग, छोटे बेटे थे अजीत और एक बेटी थी निशा। अनुराग ने एग्रीकल्चर में बीएससी किया था। इसके बाद इसने 6 साल प्रयागराज में और 2 साल दिल्ली में बिताए थे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, मगर उसमें कुछ खास होता नहीं है। फिर यह वापस अपने गांव पल्हापुर आ गए और पिताजी और ताऊजी के साथ खेतीबाड़ी करने लगे। इनका इंटरेस्ट खेतीबाड़ी में ही हो गया, क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर में बीएसएससी का कोर्स किया हुआ था, तो इनको खेती के बारे में काफी नॉलेज थी। इन्होंने इसी का इस्तेमाल करके मॉडर्न टेक्निक के जरिए सब्जियां और फल वगैरह उगाने लगे थे। इनके पिता के पास खुद की 80 से 100 बीघा जमीन थी। अनुराग ने कुछ जमीनें लीज पर भी ले रखी थी खेती के लिए। टोटल 250 बीघा में यह खेती करते थे। यह अपने पिता के अनुभव और खुद की नॉलेज से एक प्रतिष्ठित किसान भी बन गए। इन्होंने लखनऊ के सरगम अपार्टमेंट में 1 करोड़ का फ्लैट भी खरीद लिया था। इस परिवार के गोरेचा नामक इलाके में 3 दुकानें भी थीं, जहां से किराया आता था। मतलब यह परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न था। लखनऊ वाले फ्लैट पर अनुराग की पत्नी प्रियंका रहती थी, तीनों बच्चों के साथ। प्रियंका के नाना जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और मामा जी एक बड़े नेता थे। इसी तरह से यह सीतापुर वाला कांड हाई प्रोफाइल बन चुका था। अनुराग और प्रियंका के बच्चे लखनऊ के सीएमएस स्कूल में पढ़ाई करते थे, जो कि एक जाना माना स्कूल था। प्रियंका भी एक इंश्योरेंस कंपनी में बड़ी पोस्ट पर काम करती थी। अनुराग यहाँ गांव में रहते थे और खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे लखनऊ में रहते थे। पर अक्सर ही प्रियंका बच्चों को लेकर गांव आती रहती थी। अनुराग के छोटे भाई यानी अजीत सिंह सीतापुर जिला के महमूदाबाद गांव में प्राइमरी स्कूल के सरकारी टीचर थे। इनकी शादी विभा नामक एक महिला से हुई थी और इनके 2 बच्चे भी थे। 2 बेटियां थीं। यह लोग महमूदाबाद में रहते थे। इनका भी कभी कभार घर पर आना जाना होता था। अनुराग की एक बहन थी निशा। इनकी शादी हो चुकी थी। इनके पति का नाम था अखिलेंद्र सिंह। ये कमलापुर के निवासी थे और वहीं पर पढ़ाते थे, यानी टीचर थे। अजीत सिंह ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि अनुराग और प्रियंका में अच्छे रिश्ते नहीं थे। इनका हमेशा झगड़ा होता रहता था। 10 मई के दिन प्रियंका बच्चों को लेकर घर पर आई हुई थी। वैसे प्रियंका क्योंकि एक बड़ी कंपनी में काम करती थी, अच्छा कमाती थी, इज्जतदार नौकरी थी, वहीं इनको लगता था कि अनुराग गांव में रहता है, कोई काम ठीक से करता नहीं है, शराब पीता है। इसी वजह से यह उसको ताने भी मारती थी। इसी के चलते दोनों में रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब पुलिस को यहां से कत्ल का मकसद भी मिल गया कि अनुराग ने कत्ल क्यों किया होगा। धीरे धीरे मौका वारदात पर पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स, आईजी की क्राइम टीम, एसओजी टीम, फोरेंसिक टीम, लखनऊ से एसटीएफ, डॉग स्क्वाड, ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुंचते हैं। पूरे क्राइम सीन का मुआयना किया गया। पुलिस को अनुराग का शव जिस रूम में मिला था, वहां बिस्तर के नीचे से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ। प्रियंका के हाथों में हथौड़ा पड़ा मिला। 2 बच्चों के शवों को तो गाड़ी से लखनऊ ले जाया गया था। बाकी जो शव थे उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। जिले के एसपी ने 11 बजे के आसपास मीडिया के सामने बयान दिया कि सारे कत्लों का जिम्मेदार अनुराग सिंह है। वो नशे का आदी था, झगड़ा करता था। वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था। उसकी पत्नी से अच्छे संबंध नहीं थे। इन्हीं सब के चलते उसने प्रियंका को तमंचे से गोली दागी, हथौड़े से मारा, मां को भी हथौड़े से मारा। बड़ी बेटी आरना के कान के पास गोली दागी, जो कि सर से आर पार हो गई थी। उसके ऊपर भी हथौड़े से हमले किए गए थे। बाकी दोनों बच्चों पर भी हथौड़े से हमले किए गए। फिर तीनों बच्चों को सबसे ऊपर वाले छत से फेंक दिया गया। इसके बाद अनुराग ने कमरे में आकर खुद को गोली मार ली और खुदकुशी कर ली। अभी पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया था। रिपोर्ट आई नहीं थी। सारी इन्वेस्टिगेशन बची हुई थी। पुलिस ने बस अजीत सिंह के बयान के आधार पर ही मीडिया को अपनी थ्योरी बता दी। गांव वाले यह तो मानते हैं कि अनुराग नशेड़ी था, मगर यह नहीं मानते हैं कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। वो काफी तेज दिमाग वाला था। बचपन से उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया था। सिविल सर्विस की तैयारी कर चुका था। वो खेतीबाड़ी में भी अच्छा काम कर रहा था। अगर उसको कोई दिमागी बीमारी होती तो उसका इलाज करवाता, दवाई चलता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। बस अजीत ने ही सबको बताया था कि अनुराग दिमागी रूप से अनस्टेबल है।
अब एक सगा भाई बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा, इसलिए वे तो पुलिस मान लेती है। इसी बीच प्रियंका के जो भाई थे, उन्होंने पुलिस को लेटर लिखकर तहरीर दी कि इनका शक जीजाजी के छोटे भाई अजीत पर है। जब दो बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए सुबह में अजीत से गाड़ी मांगी गई थी, तो इन्होंने चाबी ढूंढने का नाटक किया था। 45 मिनटों तक इन्होंने गाड़ी की चाबी नहीं दी थी, मना कर दिया था। अजीत चाहता था कि बच्चों की मृत्यु हो जाए, इसीलिए उसने गाड़ी देने से मना कर दिया था। इसका जीजाजी के साथ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता था। इसी ने अपने साथियों की मदद से कांड किया होगा। गांव वालों का भी कहना था कि अजीत कार की चाबी नहीं दे रहा था। वैसे गांव वाले मीडिया के सामने कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे और ना ही कुछ मदद करना चाह रहे थे। इसकी एक वजह थी, वह जो प्रभाकर थे, जो बच्चों को उठा लिए थे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। पुलिस ने उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी थी, जबकि उन्होंने तो बस मदद की थी, इसीलिए कोई बीच में पड़ नहीं रहा था। कहीं पुलिस उठा ना ले जाए। यहाँ घर में लूटपाट का कोई एंगल नहीं मिलता है। घर के सभी सामान अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। घर के दरवाजे भी सही सलामत थे। कोई बदमाश घर में घुसे हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। वैसे गांव वालों ने गोलियां चलने की आवाज सुनी थी, मगर उतना ध्यान नहीं दिया था। पुलिस ने सोचा कि इसमें करीबी का हाथ हो सकता है, किसी की इस परिवार से दुश्मनी हो। क्या पता कि जो प्रियंका के भाई बोल रहे हैं वही सच हो। प्रॉपर्टी को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई और उसके परिवार को मार दिया हो, मगर इसमें तो एक मां भी शामिल थी। उनका कत्ल क्यों किया जाएगा? अगर अनुराग की अपनी पत्नी से नाराजगी थी, तो वह अपने बच्चों को क्यों मारेंगे? अपनी मां को क्यों मारेंगे? पुलिस के सामने कई सारे सवाल खड़े होने लगे। दोपहर तक शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पुलिस की कई सारी अलग अलग टीमें अलग अलग पहलुओं पर जांच करनी शुरू कर देती हैं। एक टीम लखनऊ पहुंची, जहां पर प्रियंका तीनों बच्चों के साथ रहती थी। वहां पर उनके पड़ोसियों से बात किया गया। उन पड़ोसियों को अभी तक पता नहीं चला था कि सीतापुर में इतना बड़ा हादसा हो चुका है। ये बताते हैं कि अनुराग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, माँ के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। अनुराग एक साफ दिल और मिलनसार इंसान थे। जब भी यहाँ पर आते थे तो सबसे हंसकर बात करते थे, मजाक करते। पड़ोसियों के अनुसार अनुराग इतना नशा कर लेते थे कि वह खड़े भी नहीं हो पाते थे। कभी कभी उनको यह लोग और वॉचमैन उठाकर फ्लैट तक ले जाते थे। बस यही एक कमी थी कि वो नशा करते थे। लखनऊ के फ्लैट के पड़ोसियों ने भी मानसिक बीमारी को नकार दिया। अनुराग अपनी पत्नी की बहुत इज्जत किया करते थे और प्रेम करते थे। एक बार उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। वह हॉस्पिटल में एडमिट थी। हॉस्पिटल में कई सारे रिश्तेदार उसको देखने के लिए आए और चले गए। प्रियंका हॉस्पिटल में तब तक रही जब तक कि उसकी बेटी ठीक नहीं हो गई। इसके साथ साथ अनुराग भी वहीं पर मौजूद थे प्रियंका के साथ। अब ऐसा आदमी अपनी पत्नी और बच्चों का कत्ल कैसे कर सकता है? गांव में अगर किसी से अनुराग झगड़ा करता और प्रियंका को पता चल जाता, तो एक फोन करते ही अनुराग शांत हो जाता था। अब इतनी इज्जत करने वाला आदमी पत्नी से झगड़ा कैसे कर सकता है? पड़ोसियों के अनुसार छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते थे, मगर इतने भी झगड़े नहीं हो रहे थे जितना अजीत सिंह बता रहे थे। एक टीम ने प्रॉपर्टी के एंगल को देखते हुए शाम तक अजीत सिंह को हिरासत में ले लिया। गांव में लोगों से पूछताछ करने पर कुछ और भी जानकारियां मिलती हैं। अनुराग के पिता थे वीरेंद्र सिंह और ताऊ जी थे आरपी सिंह। इन्होंने साथ में जमीनें खरीदी थी, खेती बाड़ी शुरू की थी। आरपी सिंह चालाकी से थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी अपने नाम करते गए। घर के नेम प्लेट पर आरपी सिंह ने वीरेंद्र सिंह का नाम बस इसलिए डलवाया था ताकि किसी को शक ना हो। धीरे धीरे प्रॉपर्टी यह कब्जा कर रहे थे। इस बात का खुलासा तब होता है जब वीरेंद्र की बेटी निशा की 2016 में शादी होती है। लखनऊ के विकास नगर में एक प्लॉट था जो कि वीरेंद्र और आरपी सिंह के नाम पर था। आधा आधा हिस्सा। वीरेंद्र सिंह ने सोचा कि बेटी को दहेज में अपने हिस्से की जमीन दे देंगे। फिर पता चला कि वह प्रॉपर्टी आरसी आरपी सिंह के नाम पर है। इसी धोखाधड़ी की वजह से भाई भाई में विवाद शुरू हो गया। इससे ही अनुराग सिंह को बहुत बड़ा झटका लगता है। ताऊ जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन सब चीजों की वजह से यह ताऊ जी से नफरत करने लगे। इसके बाद से ही इन्होंने शराब का सेवन शुरू कर दिया था। आगे 2023 में अनुराग के पिता वीरेंद्र की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद निशा के जो पति थे अखिलेंद्र सिंह, उनका अनुराग से विवाद होने लगा। अखिलेंद्र इल्जाम लगाने लगे कि अनुराग के नशेड़ी होने की वजह से पिता को सदमा लगा था, जिससे उनकी मौत हुई। उनकी मृत्यु का कारण अनुराग है। बात काफी बढ़ जाती है, बहुत झगड़ा होता है। इसके बाद से अनुराग और इसके जीजाजी अखिलेंद्र में 36 का आंकड़ा हो गया।
साल 1996 में वीरेंद्र सिंह का एक पट्टीदार हुआ करता था, भरत सिंह, जिसका उस दौरान कत्ल हो गया था। उनके बड़े भाई ने वीरेंद्र पर कत्ल का इल्जाम लगाकर नामजद कराया था, मगर सबूतों के अभाव में वीरेंद्र सिंह बच जाते हैं। जिसने नामजद कराया था, उनका एक बेटा था, या भरत सिंह, जिनका कत्ल हुआ था। उनका भतीजा था उमेश सिंह। हाल के दिनों में उमेश का अजीत सिंह से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसका अनुराग विरोध करते थे। यह अपने भाई से कहते कि जिस आदमी के पिता ने हमारे पिताजी पर झूठा इल्जाम लगाकर नामजद कराया था, तुम उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हो? उससे बात क्यों कर रहे हो? यही नहीं, अजीत सिंह का जीजा जी अखिलेंद्र से भी अच्छे रिश्ते थे, जो कि अनुराग से खराब थे। जब पुलिस को सारा बैकग्राउंड पता चला, तो इन्होंने अजीत सिंह, अनुराग के ताऊजी आरपी सिंह, उनके दो बेटे आशुतोष और अमित को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके अलावा घर के दो नौकरों को भी उठाया गया। घर के दामाद अखिलेंद्र सिंह और उमेश सिंह को भी उठाकर पूछताछ किया जाता है। ऐसे टोटल 16 लोगों को हिरासत में लेकर इंटेरोगेट किया गया। घर के एक नौकर को प्रियंका ने कुछ समय पहले खरी खोटी सुनाकर नौकरी से निकलवाया था, क्योंकि वह आदमी अनुराग के लिए शराब लेकर आता था और उसको पीने के लिए प्रोत्साहित करता था। पुलिस को यह भी पता चला कि कुछ समय पहले अजीत सिंह की पत्नी विभा सिंह के बैंक अकाउंट से मोटी रकम निकाली गई थी। अब पुलिस की एक टीम महमूदाबाद पहुंची, मगर विभा तो अपने दोनों बेटियों के साथ लखनऊ के चिन्हट इलाके में अपने मायके में थी। अजीत ने ही अपनी बीवी बच्चों को मायके में लाकर छोड़ा था। फिर यह महमूदाबाद से पल्हापुर गया था। पुलिस को अजीत के घर से, यानी महमूदाबाद वाले घर से, कई सारे डॉक्यूमेंट मिले। पुलिस का शक विभा पर भी गया। शायद अजीत ने ही पत्नी के अकाउंट से पैसे निकलवाए हों, अपने साथी बदमाशों को कत्ल करने के बाद पे करने के लिए। अजीत और इसकी पत्नी को महमूदाबाद थाने में लाकर कई घंटों तक पूछताछ किया गया। सुबह से करीब रात के 11 बजे तक जब 12 मई के दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तो पुलिस की थ्योरी गलत हो जाती है, जो थी कि अनुराग ने सबका कत्ल करके खुद गोली मार ली। पोस्टमार्टम में मिला कि अनुराग के सर में राइट साइड के कान के पास एक गोली की चोट है, जो दूसरे साइड यानी लेफ्ट साइड के गाल से पार हो गई। इस गोली के प्रवेश द्वार यानी राइट साइड के कान के पास कुछ काले स्किन के जलने के निशान दिखे। ऐसा तब होता है जब गोली बिल्कुल करीब से दागी गई हो, क्योंकि गोली निकलने के बाद थोड़ा फायर भी निकलता है, उससे स्किन झलकर काला हो जाता है। इसके साथ तीसरा जख्म का निशान भी मिला। यह भी गोली का निशान था, मगर यह गोली दूर से आई थी और यह खोपड़ी में ही अटकी हुई थी। ऐसा लगा कि दूसरी वाली गोली कहीं और से टकरा कर आई होगी, जिससे इसकी स्पीड कम हो गई। चौथा जख्म सर पर था, जो किसी भारी भरकम चीज का था। शायद वह हथौड़े का हो। अब एक आदमी खुदकुशी करने से पहले खुद को दो गोलियां कैसे मार सकता है और हथौड़े से वार कैसे करेगा? ऊपर से हथौड़े का ऐसा वार हुआ था कि खोपड़ी फ्रैक्चर हो गया था। ऊपर से वह देसी कट्टा भी अनुराग के बिस्तर के नीचे मिला था, यानी काफी दूर मिला था। अब खुद को गोली दाग कोई हथियार कैसे फेंक सकता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से साबित हो गया कि अनुराग ने वह कत्ल नहीं किया है, बल्कि किसी और ने पूरा कत्ल किया है। प्रियंका के सर में एक गोली लगी थी। सर पर भी कई सारे हथौड़े के वार हुए थे। इनके हाथ में हथौड़ा मिला था, मगर लगा कि पुलिस को गुमराह करने के लिए कातिल ने जानबूझकर हथौड़ा प्रियंका के हाथ में रखा था। वह हथौड़ा आप देख सकते हैं कि उल्टा रखा हुआ है। भारी हिस्सा नीचे की तरफ है, जबकि वार करने के लिए इसका भारी हिस्सा ऊपर की तरफ होता है। मां सावित्री देवी के सर पर बस केवल हथौड़े से वार किए गए थे। जो बड़ी बेटी थी अरुणा, उसके गर्दन पर गोली लगी थी, जो कि सर से आर पार हो गई थी। इनका पैर भी फ्रैक्चर था। बाकी दोनों बच्चों के ऊपर भी हथौड़े से वार किए गए थे। इनके हाथ और पैर भी टूटे हुए थे, जो शायद छत से नीचे फेंकने पर हुआ होगा। काफी भयानक तरीके से सबका कत्ल किया गया था, मगर ऐसा कौन कर सकता है? पुलिस के सामने अनुराग का छोटा भाई अजीत सिंह था। इसने शुरू में जो बयान दिए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह मुकर गया। बार बार यह अपना बयान बदल रहा था। जब अनुराग ने अपनी पत्नी का कत्ल किया, तो यह कहां पर था? इसने किसी को बुलाया क्यों नहीं? ये जाकर क्यों छिप गया, जबकि यह बाहर भाग सकता था, क्योंकि बड़े भाई छत पर थे। जब लोगों ने इससे गाड़ी की चाबी मांगी, तो इसने काफी देर किया था देने में और मना भी कर दिया था। घर पर मौजूद 7 लोगों में से 6 का कत्ल हुआ, जिसमें से एक जिंदा बचा हुआ है, सही सलामत है। शक तो इस पर ही जाएगा। अजीत के अलावा बाकी जो लोग हिरासत में थे, वह छूट गए। पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की। अजीत को घर ले जाकर अच्छे से समझा गया कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तुम कहां पर थे?
सभी मृतकों के पुतले बनाए गए थे। सारी चीजों की वीडियोग्राफी की जाती है। करीब 2 दिनों तक यह देखा समझा जाता है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। इसी क्राइम रिक्रिएशन के दौरान अखिलेंद्र की पुलिस से कुछ बहसबाजी हो जाती है, जिसके बाद पुलिस इसको उठाकर थाने लेकर गई और अच्छे से पूछताछ किया, मगर यह भी छूट गया। करीब 4 दिनों तक काफी गहनता से तफ्तीश की जाती है। कई सारे लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, लोकेशन वगैरह भी निकाल कर देखा गया। सबसे पूछताछ किया गया। पुलिस किसी भी एंगल को छोड़ती नहीं है। क्राइम रिक्रिएट करने के दौरान ही अजीत अपने बयान में फंसते जा रहा था। इन्हीं सब चीजों की वजह से पुलिस का शक अजीत पर गहराता है। घर के एक बाथरूम में खून वाला पानी भी मिला बाल्टी में, जिसमें शायद कातिल ने कत्ल के बाद हाथ मुंह धोया हो। एक धुला हुआ कपड़ा भी मिला, जिसे कत्ल के वक्त पहना गया था। पता चला कि यह कपड़े अजीत सिंह के हैं। पुलिस इसकी खातिरदारी नहीं कर सकती थी क्योंकि यह हार्ट पेशेंट था। इससे सच उगलवाने के लिए 2 दिनों तक पुलिस ने इसको जेल में सोने नहीं दिया। अब जाकर अजीत सच उगलना शुरू कर देता है। इसी ने ही अपने बड़े भाई, उसके परिवार और अपनी मां का कत्ल किया था। पिताजी वीरेंद्र सिंह जब जीवित थे तो इन्होंने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड से 24 लाख रुपए का लोन लिया था। उनकी मृत्यु के बाद उस लोन को चुकाने का जिम्मा दोनों बेटों और मां पर आ गया। अनुराग की तो कोई फिक्स कमाई नहीं थी, मगर यह फसल बेचकर लाखों रुपए कमाते थे। इन्होंने तरबूज की खेती की थी, जिसकी हाल में कटाई हुई थी और मार्केट 24 लाख रुपए में बिक गई थी। कत्ल वाली सुबह यानी शनिवार के दिन उस तरबूज की रकम आनी थी, यानी 40 लाख रुपए। मतलब अनुराग खेती बाड़ी करके लाखों करोड़ों रुपए कमाते थे। वहीं इनकी पत्नी भी इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। इनकी फैमिली पूरी तरह से सेटल थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वहीं छोटे भाई अजीत भी एक सरकारी टीचर थे। उनकी कमाई सीमित थी, फिक्स सैलरी ही आती थी। पिता की जब मृत्यु हुई तो उनके पास 80 बीघा जमीन थी, जिसमें से 40 से 40 बीघा दोनों भाइयों के पास आता। अनुराग तो उस जमीन को लेकर और बाकी के लीज की जमीन को लेकर 250 बीघा में खेती करते थे। वहीं अजीत को अपने टीचर की नौकरी से छुट्टी नहीं मिल पाती थी, इसलिए खेती पर ध्यान नहीं दे पाते थे। ऊपर से इन्हें हार्ट की बीमारी भी थी, तो यह ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते थे। इनके सैलरी के काफी हिस्से दवा इलाज में चले जाते थे। महमूदाबाद में इन्होंने लोन लेकर घर बनवाया था। उसका ईएमआई भी भरना था। घर के खर्चे थे, दोनों बेटियों की स्कूल की फीस थी। सारी चीजें अजीत की सैलरी से ही पूरी होती थी। यह आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे। ऊपर से इनके पास पिता के लोन की जिम्मेदारी भी आ गई थी। इन्होंने अपने बड़े भाई अनुराग और मां से कहा कि हम दोनों अपने अपने हिस्से की जमीन बेचकर क्यों ना लोन चुका दें, मगर दोनों मना कर देते हैं। कहा कि विरासत की जमीन है, ऐसे कैसे बेच दें। खेती से जो पैसे आएंगे उससे ही लोन चुकाया जाएगा। अजीत के पास जो 40 बीघा जमीन थी, उसमें ज्यादा खेती नहीं होती थी, ज्यादा उपजाऊ नहीं था, ज्यादा फसल नहीं उगते थे। वहीं जो बाकी 40 बीघा जमीन थी अनुराग के हिस्से की, वह बहुत उपजाऊ थी, एक तरह से सोना उगलती थी। अजीत को यह भी लगता था कि भाई की पत्नी प्रियंका भाई को भड़काती है कि लोन अभी मत जमा करो, अच्छी वाली जमीन खुद रख ली और खराब वाली मुझे दे दी। ऊपर से भाभी भी काम करती है, लेकिन इसकी पत्नी घर संभालती है। ऐसे ही छोटी छोटी चीजों, घर के झगड़ों विवादों से अजीत को लगा कि इसको सब घर में हल्के में लेते हैं, कोई महत्व नहीं देता, इसकी परिवार में कोई वैल्यू नहीं है। इन्हीं सब कारणों से इसके मन में भाई के प्रति जहर भरने लगा। इसके बाद ही इसने कत्ल करने का फैसला किया। पहले तो इसने बस भाभी प्रियंका को ही मारने की सोची थी, फिर भाई को भी रास्ते से हटाना है, तभी सारी प्रॉपर्टी इसकी होगी। इनके पिता यानी वीरेंद्र के पास एक देसी कट्टा भी था जो कि मां रखती थी। अजीत ने उसको चोरी कर लिया। यह जानता था कि सीतापुर में चुनाव होने वाला है, सभी लोग घर पर आएंगे ही। 10 मई को प्रियंका बच्चों को लेकर घर पहुंची भी, क्योंकि तरबूज की कटाई हो रही थी। हर साल यह 1 महीने के लिए घर पर आती थी, बीच बीच में भी आती छुट्टी मिलने पर। अजीत अपनी पत्नी को बच्चों सहित उसके मायके यानी लखनऊ के चिन्हट में छोड़ दिया और खुद पल्हापुर आ गया। इसने सोच लिया कि इसको प्रियंका और भाई का कत्ल करना ही है। 10 मई की रात में इसने खिचड़ी में नींद की दवा मिला दी, मगर उसको कोई खाता नहीं है। इत्तेफाक से उस रात सभी लोग बाहर से खाना खाकर आए थे। भले ही यह प्लान फेल हो गया, लेकिन फिर भी इसको कत्ल करना ही था। इसी दिन अनुराग ने नशे किए थे और अजीत से झगड़ा भी किया। फिर वो ग्राउंड फ्लोर के रूम में सो गया। मां भी ग्राउंड फ्लोर के दूसरे रूम में सो गई। भाभी और तीनों बच्चे फर्स्ट फ्लोर के रूम में सो गए। अजीत भी फर्स्ट फ्लोर के दूसरे रूम में सोने के लिए चला गया।
रात के 12:30 के आसपास ये उठता है और घर की बिजली काट देता है। सोचा कि भाभी के रूम में एसी लगा हुआ है, गर्मी बहुत है, इसलिए जब एसी बंद होगी तो उनको गर्मी लगेगी, वो दरवाजा खोलकर बाहर आएंगी। ऐसा होता भी है। रात के 2 बजे के आसपास भाभी जगकर छत पर चली गई सोने के लिए। वहां पर खाट बिछा हुआ था। तीनों बच्चे अभी भी रूम में सो रहे थे। उसी वक्त अंधेरे में अजीत हथौड़ा और देसी कट्टा लेकर भाभी के पास गया। वहां लोन की बात को लेकर दोनों में झगड़े हुए। फिर अजीत ने भाभी के सर में गोली दाग दी। वह खाट पर गिर जाती है। अब अजीत ने उनके सर पर हथौड़े से वार किए। इधर अनुराग तो नशे में बेहोश पड़ा था, तो गोली की आवाज सुनकर बस नीचे से मां ही ऊपर आई। मां ने अजीत को देख लिया और समझ गई कि इसने अपनी भाभी का कत्ल कर दिया है। इन्होंने अजीत को बोला, तू भाग जा, पास जाओ, तू जानता नहीं क्या कर दिया है। इस पर अजीत ने मां से कहा कि तुम भी भाई का साथ देती हो। यह कहकर अजीत ने मां के सर पर भी हथौड़े से वार किए। मां वहां से भाग जाती है। अपने सर के खून को इन्होंने खुद की साड़ी से पोंछा। पीछे पीछे अजीत नीचे गया उनके रूम में और वार पर वार किए। मां बिस्तर पर गिर गई और उनकी भी मृत्यु हो गई। अब अजीत अपने भाई अनुराग के रूम में जाता है जहां पर वह सो रहे थे। उनको एक गोली दागी जो कि आर पार हो गई। फिर हथौड़े से एक वार किया। ऊपर बच्चे जग गए थे और रोने लगे थे। अजीत को बच्चों की आवाज सुनाई देने लगी थी। अब यह बच्चों के पास गया। सबसे बड़ी बेटी आरना को लेकर यह उसके पिता के रूम में आया। इसने कहा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी दादी और मम्मी को मारकर खुद भी गोली मार ली है। बच्ची चाचा का हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। फिर अजीत हड़बड़ी में बच्ची पर भी गोली दाग देता है, मगर यह गोली गर्दन और सिर से आर पार होते हुए इत्तेफाक से मृत पड़े अनुराग के सिर में लगी और फंस गई। अंधेरे की वजह से अजीत ने यह नहीं देखा था। इसको लगता था कि अनुराग को बस एक ही गोली लगी है। उसी को लेकर यह झूठी कहानी सबको सुना सकता है। बच्ची की भी वहीं पर मृत्यु हो गई। अब यह आरना को वहीं पर छोड़कर बाकी दोनों बच्चों के पास आया। फर्स्ट फ्लोर पर इसने दोनों बच्चों पर भी हथौड़े से वार किए और उनको छत से नीचे फेंक दिया। उसके बाद यह आरना को भी छत पर ले जाता है और वहां से नीचे फेंकता है। फिर यह वापस नीचे आया जहां पर बच्चे गिरे थे। उनके सर पर इसने हथौड़े से फिर से वार किया ताकि कोई भी जिंदा ना बचे। इसके बाद इसने हथौड़े को मृत पड़ी प्रियंका के हाथ में पकड़ा दिया। गलती से उल्टा पकड़ाया था। कट्टे को अनुराग के पास फेंका। गलती से वह कट्टा बेड के अंदर चला गया था। फिर अजीत बाथरूम में जाकर हाथ मुंह में धोता है, अपने कपड़े बदलता है। जो कपड़े इसने पहने थे उनको धोता है। अब यह सुबह होने का वेट करने लगा। 2 बजे के बाद यह कत्लेआम शुरू हुए थे जो कि 1.5 से 2 घंटे तक चले थे। जब सुबह 5 बजे अजीत को लगा कि ताई जी उठकर टहलने के लिए आने वाली है, तभी यह भागकर उनके दरवाजे पर गया और झूठी कहानी सुनाई। फिर सारा नाटक किया। इसकी एक्टिंग ऐसी थी कि शुरू में पुलिस भी सच मान लेती है, मगर वो दूसरी वाली गोली जो कि अनुराग के सर में लगी थी, जो कि अटक गई थी, उससे ही सारा भेद खुला। वो गोली बस इत्तेफाक से लगी थी। अजीत ने अपनी भतीजी पर वह गोली चलाई थी जो कि उससे आर पार होते हुए उसके बड़े भाई को लगी। इसी इत्तेफाक के चलते आत्महत्या वाली थ्योरी झूठी साबित होती है। फिर पुलिस का शक अजीत पर आया। 16 मई तक पुलिस ने केस का खुलासा कर दिया और अजीत को गिरफ्तार कर लिया। इसको जेल भेज दिया जाता है। इस तरह प्रॉपर्टी के लालच में और लोन के चलते एक भाई ने दूसरे भाई, उसके पूरे परिवार और अपनी मां का कत्ल कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से सबक लिया जाए और गलतियों से बचा जा सके। इस बारे में आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, वह भी कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।